देखिए शुरू करेंगे अध्याय जो 35 है दंड प्रक्रिया संहिता का। उसका 460 अपन ने पढ़ लिया था। 460 में भी अनियमितताएं थी जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। 461 में भी अनियमितताएं दी गई जो कार्रवाई को दूषित करती। देखिए सेक्शन 461 ये भी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित करती है। इसमें कौन सी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित करती है? दोनों सेक्शन याद रखने हैं आपको। 460 में भी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती है और 461 में भी अनियमितता है जो कार्रवाई को दूषित करती है। ये लिखा है पहला, इसमें कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है तो उसकी कार्रवाई शून्य होगी, अर्थात यानी दूषित होगी। जब दूषित होगी तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये कहता है इसमें संपत्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क करता है या उसका विक्रय करता है। तो ये कह रहा है धारा 80 सेक्शन 83 के तहत संपत्ति को क्या करता है? कुर्क करता है या विक्रय करता है उसका। तो ऐसी कार्रवाई क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी, यानी शून्य होगी। दूषित क्यों होगी? क्योंकि उसे अधिकारता नहीं थी, और उसको अधिकारता नहीं थी और उसने संपत्ति का क्या कर दिया? कुर्क किया या उसका विक्रय करा देता है, तो ऐसी कार्रवाई शून्य मानी जाएगी या दूषित मानी जाएगी। ठीक है। बी देखिए क्या कहता है। बी कहता है किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करता है। ये कहता है किसी डाक या तार प्राधिकारी की, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज या पार्सल के लिए तलाशी वारंट जारी करता है। तो ऐसी कार्रवाई भी क्या मानी जाएगी? दूषित मानी जाएगी। ये इसके लिए आपने पढ़ाई है पहले कि भाई डाक तार प्राधिकारी होता है तो उसके लिए कोई कौन कौन से मजिस्ट्रेट सक्षम होते हैं। ये अगर कोई मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है और अगर वो डाक और तार प्राधिकारी के लिए क्या कर देता है, डाक और तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो आपकी पार्सल वगैरह होते हैं या कोई दस्तावेज वगैरह होता है उसके लिए तराशी या सर्च वारंट जारी कर देता है, तो ऐसा जो आदेश है वो क्या वो माना जाएगा? अनियमित माना जाएगा। सी कहता है परिशांति के लिए बॉन्ड भरवा लेता है। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है। शांति के लिए प्रतिभूति की मांग करता है। यानी किसी व्यक्ति से क्या करता है? बॉन्ड आदि भरवा लेता है। सदाचारी बने रहने के लिए बॉन्ड आदि भरवा लेता है, जबकि वो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी भी कार्रवाई क्या होगी? ऐसी भी कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ये याद करनी पड़ेगी आपको। अगला कहता है सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है। ये कहता है सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है, के लिए प्रतिभूति की मांग करता है। तो सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है तो भी ये कार्रवाई क्या मानी जाएगी? दूषित। अगर मजिस्ट्रेट उस सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने के लिए सक्षम नहीं है तो क्या मानी जाएगी? कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। अगला कहता है परिशांति कायम रखने के बंद पत्र को रद्द करना। परिशांति कायम रखने के बंद पत्र को रद्द करना। अगर वो किसी व्यक्ति से पहले से ही परिशांति का बॉन्ड भराया हुआ है
और अगर मजिस्ट्रेट उस बॉन्ड को रद्द करने के लिए सक्षम नहीं है और उस बॉन्ड को अगर रद्द कर देता है तो ऐसी कार्रवाई भी क्या मानी जाएगी, ऐसी कार्रवाई भी जो है दूषित मानी जाएगी। अगला है भरण पोषण के लिए कोई आदेश दे देता है। भरण पोषण का आदेश, ठीक है, अगर कोई भरण पोषण का आदेश देता है जबकि वो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। मतलब भरण पोषण देने के लिए सक्षम है तब तो कोई बात नहीं, अगर सक्षम नहीं है, अधिकारिता नहीं है और उसके बाद भी मेंटेनेंस का या कह लीजिए भरण पोषण का आदेश देता है तो कार्रवाई क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। अगला कहता है EFG, जी है आपका स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देता है। स्थानीय न्यूसेंस 133 में है, 133 के अधीन आदेश देता है। तो न्यूसेंस के बारे में कोई आदेश वगैरह देता है तो इस तरीके से भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। उसके बाद आता है H, ये कहता है लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति और उसे चालू रखने का धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करता है। तो सेक्शन 143 के अधीन आदेश पारित करता है। ये भी न्यूसेंस से संबंधित है, न्यूसेंस को रोकने के लिए लोग जो लगातार चलते रहते हैं ऐसे में कोई न्यूसेंस जो है 143 लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 143 के अधीन कोई आदेश वगैरह पारित करता है जबकि वो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। अगला कहता है आई, आई कहता है अध्याय 10 के भाग गा या घा के अधीन कोई आदेश देता है। तो अध्याय 10 के भाग सी है गा या घा डी के अधीन कोई आदेश देता है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, तो भी कार्रवाई आपकी दूषित मानी जाएगी। अगला कहता है जे, किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड गा के अधीन संज्ञान करना। ये मैंने पहले कल बताया था आपको कि धारा कौन सी है, 190 की उपधारा 1 का सी के अधीन अपराध का संज्ञान करता है, करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को लेके वो बनाते हैं, क्योंकि वहां भी 190 है, वहां भी 190 की उपधारा एक है, यहाँ भी 190 की उपधारा एक है। वहां क्या था, वहां बी क्या कहते हैं आपका बी था और कौन सा था आपका ए और बी था, यहाँ कौन सा है सी है, ये थोड़ा सा बदल गया, यहाँ सी है वहां ए और बी था। तो 190 एक के ए और बी के तहत अगर करता है कार्रवाई तो दूषित नहीं मानी जाती, लेकिन 190 एक के जो सी है, तीसरा वाला सी है, इसके अधीन अगर अपराध का संज्ञान ले लेता है तो कार्रवाई दूषित हो जाती है। चूंकि एक से लगते हैं इसीलिए इनको रख के माप पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने का, मिक्स हो जाता है दोनों, है ना। तो 190 एक और सी, पहला जो सी के अधीन कुल मिला के कार्रवाई करता है 190 की उपधारा 1 का सी, सी के अधीन अगर कार्रवाई करेगा मतलब संज्ञान ले लेगा मामले का तो कार्रवाई दूषित होगी। बाकी ए और बी में के अधीन अगर संज्ञान ले लेता है तो कार्रवाई दूषित नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर इसमें ध्यान रखना। के देखिए के कहता है किसी अपराधी का विचारण करना, अपराधी का विचारण करना, अपराधी का विचारण मतलब विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है और विचारण चालू कर देता है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी, क्योंकि विचारण के लिए न्यायालय को सक्षम होना जरूरी है और अगर सक्षम नहीं है और विचारण कर लेता है तो कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। उसके बाद एल आता है आगे, अब किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना,
संक्षिप्त माने संक्षिप्त विचारण करना। नॉर्मल विचारण करता है और सक्षम नहीं तो भी कार्रवाई दूषित है। अगर किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारित कर लेता है जबकि संक्षिप्त विचारित करने के लिए वो सक्षम नहीं था तो भी कार्रवाई जो है दूषित मानी जाएगी। एम एम कहता है आपका किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करता है। ये कह रहा है कि धारा 325 के अधीन, सेक्शन 325 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के कहने पर दंडादेश देता है। किसी अन्य मजिस्ट्रेट के कहने पर दंडादेश पारित करता है। मतलब खुद सक्षम नहीं था, भले ही किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने उसे आदेश दिया हो लेकिन सक्षमता उसके अंदर नहीं थी। वो धारा 325 के अधीन अगर वो कोई अन्य दंडादेश पारित कर देता है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। अपील का विनिश्चय करता है। एम के बाद आ जाएगा आपका एन, अपील का विनिश्चय करता है। निश्चय मतलब अपील को निपटाता है, जबकि अपील सुनने के लिए प्राधिकृत नहीं था फिर भी अपील का निराकरण कर देता है, अपील की सुनवाई कर लेता है तो भी जो है कार्रवाई आपकी क्या मान ली जाएगी, दूषित मान ली जाएगी। अगला है ओ। वो कहता है कार्रवाई को धारा 397 अधीन अधीन मंगाता है। तो सेक्शन 397 के अधीन कार्रवाई मंगाता है। मतलब कार्रवाई मंगाने के लिए सक्षम नहीं था, अपने पास कार्रवाई मंगाया उसका निराकरण वगैरह करा। तो धारा 397 के अधीन अगर कार्रवाई मंगाता है अपने पास जबकि वो ऐसे करने के लिए सक्षम नहीं था तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, मतलब जो मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की है वो क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी यानी शून्य होगी। लास्ट है इसका कोर्ट नहीं, पी और रह गया शायद, एक रह गया क्या, अपील का विनिश्चय करता, एक शायद छूट गया, एक मिनट बाद में देखते हैं। वो उल्टा थोड़ा सा एक रह गया, गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्रम में अब यही लिख लेते हैं इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करता है। सेक्शन 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि धारा 446 के अधीन कोई आदेश है अगर उसका पुनरीक्षण वगैरह करता है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। धारा 325 हो गया, एक थोड़ा सा थोड़ा गड़बड़ हो गया क्रम में, देखिए कौन सा छूट गया, एक आध कोई चीज छूट गई। परिशांति के लिए सदाचारी बनने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित, ये छूट गया है, ऊपर छूट गया है यहाँ पे। सदाचारी बने रहने के लिए व्यक्ति को क्या करता है, उन्मोचित कर देता है, उन्मोचित करता है। जिस व्यक्ति से सदाचारी बने रहने के लिए बॉन्ड भरवाया गया था उसको उन्मोचित वगैरह कर देता है तो भी कार्रवाई क्या मानी जाएगी, दूषित मानी जाएगी। और ये सारी चीजें हैं कुल मिला के। संपत्ति को कुर्क कर देता है, डाकतार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई संपत्ति है तो उसकी तलाशी वारंट जारी कर देता है, परिशांति भंग करने वाले व्यक्ति से लिए प्रतिभूति की मांग कर लेता है, सदाचारी बनी रहने के लिए प्रतिभूति मांगता है या फिर उसे डिस्चार्ज कर देता है, उन्मोचित कर देता है, या कोई बंध पत्र जो उसको पहले से भराया गया था उसको रद्द कर देता है, या भरण पोषण का कोई आदेश पारित करता है। धारा 133 के अधीन कोई आदेश देता न्यूसेंस वाला, या निरंतर जो न्यूसेंस होता रहता है 143 का उसके लिए कोई आदेश पारित कर देता है। अध्याय 10 का जो भाग सी और डी है उसके अधीन कोई आदेश पारित कर देता है, या मेंटेनेंस का कोई आदेश पारित कर देता है, या अपराधी का विचारण कर देता है, या संक्षिप्त में विचारण कर लेता है उसका, या धारा 325 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के कहने पर कोई दंडादेश पारित कर देता है, या अपील का विनिश्चय करता है, पुनरीक्षण कर लेता है, या धारा 397 के अधीन अन्य कोई कार्रवाई करता है
या कार्य मंगाता है अपने पास, तो भी कार्रवाइयां क्या मानी जाएंगी, दूषित मानी जाएंगी। ये सब रटने वाली चीजें, ये आपको बैरक में जैसे कि तैसे रटना है। 2-4 बार आपको इसको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। 2-4 बार पढ़ के आपको रटना पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चन पक्के में एक आता है, जो मैंने ये बता दिया मोस्टली ये तो आता ही आता है, ये कंफ्यूजन करने के लिए ये आता है। क्योंकि माइनस मार्किंग है एडीपीयू में, तो एडीपीयू में खासकर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन करेगा ये। जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, क्योंकि ज्यादा है ना, उसमें भी है फिर इसमें भी है, तो बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं बार बार पढ़ने में। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बाकी तो थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है कार्रवाई थोड़ा सा अलग फिक्स सी हो जाती है। 190 वहां भी है, यहाँ भी है। बस डिफरेंस देखना है कि 190 में कौन सा भाग जो है दूषित करता है कार्रवाई, और 190 का कौन सा भाग है जो कार्रवाई को दूषित नहीं करता है। तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। बाकी तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं 462। ये आपको याद करना, ये याद करने वाली चीज है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है, इसको केवल याद करना है। 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जाती है कि कौन सी कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट जो करता है दूषित होती है, और कौन सी कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट अगर करता है तो दूषित नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए 462 सेक्शन जो है आपका 462। ये कह रहा है कि भाई गलत स्थान में अगर कोई विचारण हो जाता है, गलत स्थान में कार्रवाई अगर हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गलत स्थान में कार्रवाई, गलत स्थान में कार्रवाई, अगर कार्रवाई किसी गलत स्थान में हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, छोटा सा है। ये कहता है किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच विचारण या अन्य कार्रवाई जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था, वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खंड, जिला उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दशा में ही अपास्त किया जा सकेगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती कारणतः वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो बस इतना सा लाने याद है कि मान लीजिए ए नाम के न्यायालय में, मतलब ए नाम के सेशन खंड में या न्यायालय में आपको वाद दाखिल करना था, आपने बी वाले न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। तो इस तरीके की कार्रवाई कह रहा है कि आपकी अधिकार क्षेत्रता है ए न्यायालय को, और आपने बी गलती से आपने बी न्यायालय में क्या कर दिया, वाद को दाखिल कर दिया। तो ये कह रहा है कि भाई आपको ए में दाखिल करना चाहिए था, लेकिन आपने बी में दाखिल कर दिया गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया है। तो ये कह रहा है, और इसके बाद जो बी वाला न्यायालय था उसने डिसीजन भी सुना दिया, निर्णय भी सुना दिया। तो कह रहा है तो भाई कार्रवाई दूषित होगी कि नहीं होगी। कार्रवाई दूषित नहीं होगी, जबकि अपास्त कर दिया जाए तब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती कारण वस्तुतः न्याय नहीं होता है। तो कार्रवाई तभी दूषित होगी, ये याद रखना आपको, कार्यवाही तभी दूषित होगी जब न्याय नहीं, जब न्याय नहीं हो पाया हो। तो कुल मिला के कार्रवाई तभी दूषित मानी जाएगी जब वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो। अगर न्याय हुआ, केवल ये देखा जाएगा कि भाई आपने क्या रिलीफ मांगा था, और जो जिन फैक्टों पे आपने बात किया, जिन फैक्टों पे आपका मामला चला, उन फैक्टों पे न्यायालय ने सही तरीके से जो है डिसीजन दिया है, तो बस न्याय ये देखा जाएगा कि आपको न्याय मिला या नहीं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपने न्याय के लिए जाते हो न्यायालय में, और अगर आपको न्याय मिला है तो कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी, है ना। तो वस्तुतः अगर न्याय हुआ है तो फिर कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाती। तो याद रखेंगे कार्रवाई दूषित नहीं होती, ये भी याद है। दोनों तरीके से, निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से कार्रवाई दूषित नहीं होती जब तक कि वस्तुतः न्याय ना हुआ हो। ठीक है, भी याद रखना है कि कार्रवाई दूषित नहीं होती जब तक कि वस्तुतः न्याय नहीं हुआ हो। तो इतना सा आपको याद रखना है, कार्रवाई दूषित तभी मानी जाती है जब लगता है कि भाई ये गलत स्थान पर कार्रवाई करने से वस्तुतः जो है न्याय नहीं हो पाया, है ना, कि गलत जगह पे न्याय आपने कार्रवाई कर दी, उसकी वजह से न्याय नहीं हो पाया, कोई कार्रवाई दूषित मानी जाएगी, अन्यथा कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ये याद रखेंगे, कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी, केवल ये देखा जाएगा कि न्याय हुआ है कि नहीं। अगर आपकी गलत जगह कार्रवाई करने से न्याय नहीं हो पाया है तो फिर कार्रवाई दूषित होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन जो है 400, ये भी पूछा जाता है, इसको याद रखना। तो न्याय गलत जगह पे का केवल इस आधार पे आप कहें कि गलत जगह पे हुआ है,
तो कार्रवाई दूषित नहीं होती। बस इतना देखा जाता है कि आपको न्याय मिला कि नहीं। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर दूषित मानी जाएगी, ठीक है। अगर न्याय मिला तो दूषित नहीं मानी जाएगी। 463 कहता है धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अनुपालन। सेक्शन कह रहा है 164 और आपका सेक्शन कहता है 281। ये कह रहा है कि सेक्शन 164 और 281 के उपबंधों का अनुपालन अनुपालन मतलब 164 में बयान वगैरह है। तो ये कह रहा है इनका पालन कब कर लिया गया। मान लिया जाएगा कि भाई जो इस अधिनियम जो ये धाराएं हैं इनका पालन कर लिया गया, कब मान लिया जाएगा। तो देखिए पहला कहता है इसमें, पहला कहता है यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन जो धारा 164 या 281 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना तात्पर्य है साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा इन धाराओं में से किसी धारा के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 में किसी बात के होते हुए ऐसे अनुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकता है। और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुणागुण विषयक शर्तों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसे अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया गया है, तो कथन को ग्रहण कर सकेगा। अब ये कह रहा है कि जब 164 के बयान होते हैं, जब कुल मिला के मजिस्ट्रेट जो है संस्वीकृति वगैरह लिखता है किसी अभियुक्त वगैरह की, तो ये कह रहा है कि उस समय जब मजिस्ट्रेट ने जो है उसमें जो इस धाराओं में जो उपबंध दिए गए थे, अगर उनका उपबंधों का पालन नहीं किया है, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि पालन नहीं किया है, तो इसके बारे में जो भी मजिस्ट्रेट, इनके ऊपर जो मजिस्ट्रेट होता है वो क्या कर सकता है, साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। एविडेंस की धारा 91 के अधीन क्या कर सकता है, सेक्शन 91 के अधीन क्या कर सकता है, उस मामले में साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। साक्ष्य ग्रहण कर सकता है मतलब साक्ष्य ग्रहण कर सकता है कि भाई कौन सी बात थी, कौन सा उपबंध था जिसका पालन नहीं हुआ, इसके बारे में जो भी एविडेंस वो फिक्स समझता है वो साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। और साक्ष्य ग्रहण करने के बाद वही बात जैसे ऊपर थी वही बात यहाँ है। अगर उसे लगता है कि नहीं भाई ठीक है, साक्ष्य ग्रहण करने के बाद समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुपालन से अभियुक्त की गुणागुण विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने की कोई हानि नहीं हुई, अपनी प्रतिरक्षा की कोई हानि नहीं हुई है, हानि आदि नहीं हुई है, तो कुल मिला के उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया जाएगा कि जो कथन वगैरह कराए थे वो सम्यक रूप से ग्रहण किए जाने योग्य है, तो कथन ग्रहण किए जाने योग्य है। हाँ, अगर कथन इस तरीके से कराए जाते हैं कि जो भी अभियुक्त था अगर उसकी प्रतिरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब जो उपबंधों का पालन नहीं किया था उसकी वजह से वो अपना डिफेंस ठीक से नहीं कर पाता, और अगर इस तरीके की बात सिद्ध हो जाती तो फिर कथन जो कराए गए थे 164 में वो ग्रहण नहीं किए जाएंगे। तो सीधा सीधा बात है कि अगर उसकी प्रतिरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तो ग्रहण कर लिए जाएंगे, और अगर पड़ता है तो ग्रहण नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नहीं पड़ता तो ग्रहण कर लिए जाएंगे। और अगर पड़ता है तो ग्रहण नहीं किए जाएंगे। दो ही बातें हैं कि अगर उसकी प्रतिरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कथन ग्रहण नहीं किए जाएंगे, और अगर प्रतिकूल प्रभाव कोई नहीं पड़ता, मतलब इन्होंने कोई उपबंध का पालन नहीं किया हो, 164 में जो उपबंध दिए गए मजिस्ट्रेट साहब ने उसका पालन नहीं किया, और इससे जो है उसके डिफेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फिर जो है कथन 164 के ग्रहण कर लिए जाएंगे। और अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो जो 164 के जो बयान थे उनको ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये दो बातें। अब देखिए आगे क्या कहता है दूसरा कहता है इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालयों को भी लागू होंगे। ये कह रहा है कि भाई जी वाले जो प्रोविजन है अपील, ये तो आप जानते हैं कि जब निचले न्यायालय पर लागू होते हैं तो ऊपर न्यायालय पे भी लागू होते हैं। अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायालयों पर भी लागू होते हैं, मतलब उनको भी जो है उपबंधों का पालन करना होगा। अगर उसमें भी अगर प्रतिकूल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है
तो ग्रहण कर लिए जाएंगे, और अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ग्रहण नहीं किए जाएंगे। तो बस ये एक ही चीज है, ये सब प्रतिकूल प्रभाव। अगर किसी भी कार्रवाई में जो भी कार्रवाई न्यायालय करता है, ये ऐसा नहीं कि केवल इसी धारा की बात है, ये हर जगह बात है कि न्यायालय कोई भी न्याय करता है, कोई भी कार्रवाई करता है, अगर किसी व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल, भले ही न्यायालय ने गलती की हो, है ना, भले ही न्यायालय ने गलती की हो, अनियमितता की हो, कुछ भी की हो, अगर वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता। अगर वो प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है तो उसको ग्रहण कर लिया जाता है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर न्यायालय कोई भी कार्रवाई करता है, अगर उससे सामने वाली पार्टी को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका कोई असर नहीं होता है, मतलब उससे कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होती है, तो ग्रहण करने योग्य होती है। और अगर उनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कार्रवाई फिर ग्रहण करने योग्य नहीं होती। बस ये आप हमेशा याद रखेंगे कि न्यायालय जो भी कार्रवाई करता है, अगर उसमें गलती, न्यायालय की भी गलती क्यों ना हो, अगर उससे किसी बात का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो कार्रवाई ग्रहण करने योग्य होती है। और अगर कार्रवाई के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो फिर ग्रहण करने योग्य नहीं होगी, और अगर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो ग्रहण करने योग्य होगी। ये आपको बात याद रखना है हमेशा। एक मोटा मोटा फंडा है, लगभग 80% ये नियम लागू होता है। अब देखिए सेक्शन 400 आपका 64, 464 कहता है आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। ये कह रहा है कि भाई जब आरोप, या तो आरोप लगाने चाहिए थे, न्यायालय को आरोप नहीं लगाए या जो है गलत आरोप लगा दी, तो उसका क्या प्रभाव होगा। आरोप विरचित करने या उसके अभाव या गलती, या अभाव या गलती का प्रभाव, ठीक है, गलती का प्रभाव क्या होगा। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, ये आरोपों की बात कह रहे हैं कि अगर आरोप नहीं लगाए या आरोपों में कोई गलती वगैरह है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहता है किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है, अथवा इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी जिसके अंतर्गत आरोपों का संयोजन भी है, उस दशा में ही अविधिमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण, पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। मैंने कहा ना, ये सिद्धांत हर जगह लागू है। न्यायालय ने कोई भी गलती की हो, बस एक ही चीज देखी जाएगी कि वस्तुतः न्याय ना हो पाया हो, वस्तुतः न्याय ना हो पाया। मतलब वो अपील पुनरीक्षण न्यायालय देखेगा कि जो आप, न्यायालय ने जो, या तो उसने आरोप ही नहीं लगाया जबकि उसको आरोप विरचित करने थे, डायरेक्ट उसने सजा सुना दी बगैर आरोप लगाए, तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस यही बात है कि न्याय अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्याय नहीं हो पाया है उस वजह से कि न्यायालय ने आरोप नहीं लगाया, उस वजह से न्याय नहीं हो पाया, जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ठीक से न्याय नहीं हो पाया, तो फिर कार्रवाई दूषित है, अन्यथा कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। या न्यायालय ने जो आरोप लगाया था वो ठीक से नहीं लगाया, है ना। या अब गलती, आरोपों में कई गलतियां हो जाती हैं, आरोपों में गलती हो जाती है, आपने पहले आईपीसी में अपन पढ़ेंगे भैया कि न्यायालय एक आदमी का विचारण कर रहा था, दूसरा आदमी समझा जा रहा था, इस तरीके के हो जाता है कि मतलब ए नाम के, अब एक नाम के दो व्यक्ति हैं, गलत नाम से हो रहा है, और सामने वाले को पता है कि मेरे ही चल रहा है। अगर सामने वाले को पता है कि मेरे ही विचारण चल रहा है, मेरे ही बारे में, भले ही वो चुप बैठा है, कोई बात नहीं करता, तो सीधी बात है न्याय हुआ है, इसका मतलब उसे सब समझ में आ रहा है। अब गलती ऐसे हो जाती है कि मान लीजिए वो एक आईपीसी का उदाहरण है कि मान लो ए नाम का जो है कोई व्यक्ति था, ए नाम के दो व्यक्ति थे, ए नाम का ये भी था, ए नाम का ये था। अब ये मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति पे जो है आरोप न्यायालय ने लगाया। अब ए नाम के दो व्यक्ति थे ना, एक ये भी था और ये भी था, दोनों का सेम नाम थे, है ना। उसमें न्यायालय ने इस आदमी का जो है विचारण चालू किया, इस आदमी के नाम से न्यायालय को लगा कि इस आदमी का विचारण कर रहा है, साक्ष्य जो इस आदमी के नाम से लिए जा रहे हैं और बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब साक्ष्य सारे इसी के आ रहे हैं, पूरे एविडेंस इसी के आ रहे हैं, और ये व्यक्ति को पता है कि भाई इसी के मामले में जो है विचारण चल रहा है। तो कुल मिला के ये अपन उसमें देखेंगे आईपीसी में, खुदाबख्श वगैरह वाला उदाहरण है ये, उसमें थोड़ा भी, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि कुल मिला के अगर सामने वाला व्यक्ति समझता है कि उसी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो न्यायालय ने जो आरोप लगाए उसी के खिलाफ लगाए, इस तरीके का कोई मैटर होता है, तो कुल मिला के ये नहीं माना जाएगा कि कार्रवाई जो है गलत है।
तो कुल मिला के एक ही चीज देखी जाती है कि न्याय, अगर न्याय हुआ है और सामने वाला समझता है, अगर न्याय विफल होता है तो ही कार्रवाई दूषित होगी, अन्यथा कार्रवाई दूषित नहीं होती, भले ही आरोप गलत हो या न्यायालय ने आरोप में कोई त्रुटि कर दी हो या फिर आरोप लगाया ही ना हो, है ना। तो ये इस बात का निराकरण जो है जो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय करता है। और इस बात का निराकरण भी कौन करेगा कि भाई न्याय हुआ है कि नहीं, ये अपील न्यायालय करेगा। अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय इस बात का निराकरण करेगा, देखेगा कि जो नीचे का न्यायालय था उसने जो सजा वगैरह सुनाई है उससे न्याय हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका निराकरण कौन करेगा, इसका निराकरण अपील और पुनरीक्षण न्यायालय करेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है यदि अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो। अब ये कह रहा है कि पहली बात में तो न्याय हो पाया है, वो अगर उसे लगता है तो कार्रवाई कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में ये कह रहा है कि अगर न्यायालय जो अपील पुनरीक्षण न्यायालय है उसको ये लगता है कि भैया जो है न्याय नहीं हो पाया तो क्या करेगा। पहला कहता है आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में यह आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किए जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात से विचारणा पुनः प्रारंभ किया। ये कह रहा है कि अगर ऐसा था कि भैया आरोप लगाए ही नहीं गए थे तो न्यायालय कह सकता है कि आरोप लगाओ। कौन कह सकता है, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय आरोप लगाओ, लगाने के लिए कह सकता है, और कह सकता है आरोप लगा के इसका पुनः विचारण किया जाए, दोबारा इसका क्या किया जाए, ट्रायल किया जाए, ऐसा आदेश दे सकता है अगर उसको लगता है न्याय नहीं हो पाया है। और न्याय किस लिए नहीं हो पाया, क्योंकि इसने जो निचला न्यायालय था उसने आरोप विरचित नहीं किए थे। तो ऐसी अवस्था में जो नीचे का न्यायालय और जो ऊपर का न्यायालय अपील और पुनरीक्षण न्यायालय वो आदेश दे सकता है कि इन पे जो है अभी पर आरोप लगाए जाए और उसका दोबारा से ट्रायल किया जाए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है आरोप में किसी गलती या लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी किसी रीति से जिसे वह ठीक समझे विरचित आरोप का नया विचारण किया जाए। तो ये क्या कह रहा है कि अब अगर ये तो वो बात हो गई कि जब आरोप नहीं लगाए थे, अब ये दूसरी बात कह रहा है कि अगर आरोप में कोई गलती वगैरह रह गई थी या त्रुटि वगैरह रह गई थी तो कह रहा है उसके मामले में क्या किया जाएगा, ऐसी रीति से जैसी वह ठीक समझे, मतलब जो भी रीति अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय ठीक समझते हैं। तो कुल मिला के क्या है, उस या तो आरोप को सुधारा जाएगा, सुधार किया जाएगा उसमें, या उसकी जगह नया आरोप लगाया जाएगा, आरोप नया आरोप लगा करके क्या होगा, उसका कह सकता है न्यायालय कि भैया इसका भी क्या किया जाए, इसका दोबारा से जो है ट्रायल किया जाए साबित तथ्यों के आधार पर। इसमें लिखा है विशेष ठीक समय विचित्र आरोपन में नया विचारण किया जाए। तो यहाँ भी कह सकता है कि भैया नया विचारण करो, नया विचार, ठीक है। तो यहाँ भी नया विचारण का कह सकता हो, यहाँ भी नया विचारण का कह सकता। अब दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन कॉमन सा बनता ही है कि ये कब विदूषित होती कार्रवाई, जब न्याय नहीं हो पाया। दूसरी बात क्वेश्चन ये बनता है कि भैया इसका निर्धारण कौन करेगा कि न्याय हो पाया नहीं हो पाया, तो अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय इस बात का निराकरण करता है। पुनरीक्षण न्यायालय यानी इनका जो वरिष्ठ न्यायालय होता है जहां अपील होती है उसके आदेश की, और पुनरीक्षण न्यायालय होता है वो ये डिसाइड करता है कि वस्तुतः न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस बात का निराकरण कौन करता है, अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय करता है कि वस्तुतः न्याय हो पाया है या नहीं हो पाया। तो क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय तो देखेगा, वो न्यायालय स्वयं तो थोड़ी ना इस बात की जांच करेगा कि न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय इस बात की जांच करता है। परंतु लेता है परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों की बाबत अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान आरोप नहीं लगाया जा सकता तो वह दोष सिद्धि को अभिखंडित कर देगा। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, परंतु ये इसकी बात कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जहां आरोप नहीं लगाए गए थे और न्यायालय को ये लगता है कि जहां न्यायालय ने आरोप नहीं लगाए थे, या इसकी भी बात समझ लीजिए कि न्यायालय को लगता है कि उसके खिलाफ कोई आरोप लगाए ही नहीं जा सकते, आरोप आरोप नहीं लगाए जा सकते। अगर ऐसी स्थिति है, न्यायालय को, अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय को लगता है कि उसके खिलाफ कोई आरोप बनते ही नहीं है या आरोप लगाए ही नहीं जा सकते, तो जो भी उसका ऊपर का जो निर्णय हुआ था उसको क्या कर देगा, अभिखंडित कर देगा, यानी खंडित कर देगा। खंडित कर देगा मतलब कैंसिल कर देगा, जो निचले न्यायालय का जो आदेश था उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कौन कर देगा, जो वरिष्ठ अपील न्यायालय है या जो पुनरीक्षण न्यायालय है, उस आदेश को क्या कर देगा, अभिखंडित कर देगा। अब देखिए 465 सेक्शन जो है, थोड़ा सा इसको मिटाएं। सेक्शन जो है 465,
सेक्शन 465 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 465 कहता है निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। निष्कर्ष, दंडादेश कब उलटने योग्य होगा। देखिए निष्कर्ष दंडादेश कब उलटने योग्य होगा, इसका पहला क्लॉज कहता है, पहला क्लॉज कहता है इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन यह कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष दंडादेश या आदेश विचारण के पूर्व या दौरान परिवाद समन वारंट उद्घोषणा आदेश निर्णय या अन्य कार्रवाई में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता के या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक ना उल्टा जाएगा और ना परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि वह राय नहीं है कि उसके कारण वस्तुतः न्याय ना हो पाए। मैंने कहा ना, हर बात में एक ही बात आती है, जो कोई भी कार्रवाई हो न्यायालय के प्रक्रम में, जितनी भी कार्रवाई आती, सारी कार्रवाई उसमें लिखती हैं, चाहे वो निर्णय के अनुक्रम में हो, चाहे वो दंडादेश के अनुक्रम में हो, चाहे वो अभियोजन के अनुक्रम में हो, किसी भी अनुक्रम में होती है कार्रवाई। तो निर्णय और दंडादेश तब तक नहीं उल्टा जाता जब तक कि वस्तुतः उससे न्याय ना हुआ, वस्तुतः न्याय ना हुआ हो। तो एक ही शब्द आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि वस्तुतः न्याय अगर हुआ है तो नहीं उल्टा जाता, अगर वस्तुतः न्याय ना हुआ हो तो ही उल्टा जाएगा। कुल मिला के एक ही चीज देखी जाएगी कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। अगर न्याय हुआ है तो कार्रवाइयां नहीं उल्टी जाएगी, और अगर उस आपके जो निर्णय वगैरह था उसकी वजह से कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई है, उससे न्याय किसी को नहीं मिल पाया, वो न्याय से अगर वंचित हो गया है, तो फिर जो निर्णय था उसको उलट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा कहता है यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई में किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति कार्रवाई के किसी पूर्वता प्रक्रम पर उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। अब ये बात और जोड़ दी है उन्होंने कि जो भी व्यक्ति आपत्ति करता है, आपत्ति करने वाला करता है, तो न्यायालय क्या देखेगा कि ये देखेगा कि भाई जब आप आपत्ति कर रहे हो तो न्यायालय इस बात को भी देखेगा कि आज आप आपत्ति कर रहे हो तो आप जो आपत्ति कर रहे हो उसके पहले भी उठा सकते थे कि नहीं उठा सकते। पूर्व में आपत्ति पूर्व में आपत्ति कर सकते थे कि नहीं। तो न्यायालय इस बात को भी देखेगा कि आप पहले जो अपनी बात उठा रहे हो, आज आ गए आप और आज कहते हो कि भाई हम न्यायालय ने कुछ त्रुटि करी थी, बोले इसकी वजह से न्याय नहीं हो पाया। तो न्यायालय इस बात को भी देखेगा कि पूर्व अवसर पे आप उठा सकते थे इस बात को कि नहीं उठा सकते थे। अगर न्यायालय को लगता है कि भाई आप पूर्व स्तर पर ही इस बात को उठा सकते थे और आपने नहीं उठाया, तो भी वो न्यायालय जो है जो जजमेंट वगैरह पहले जो हुआ है, भले ही त्रुटि के कारण क्यों ना हुआ, उसको नहीं उठेगा। हाँ, अगर न्यायालय को लगता है कि भाई पहले उठा सकते तो नहीं उठा पाए किसी कारणवश, और अगर न्यायालय आपकी बात से संतुष्ट है कि भाई उठाना चाहिए था नहीं उठा पाए, या पहले नहीं उठा सकते थे अभी उठा सकते हैं, तो फिर वो उसको परिवर्तित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो ये भी चीज न्यायालय देखता है कि आज जो बात आप उठा रहे हो उससे पहले ये बात उठा सकते थे या नहीं उठा सकते थे। तो इस बात को भी जो है न्यायालय गौर करेगा जब वो इस तरीके का कोई आदेश पारित करता है, उलटने वाला कोई आदेश पारित करता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि आप जो है आज कंप्लेन कर रहे हो तो ये कंप्लेन जो शिकायत है आप पूर्व अवसर पर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अब देखिए 466 सेक्शन इसका 466 कहता है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। ये कुर्की के बारे में स्पेशली कह रहा है कि त्रुटि या गलती के कारण कुर्की, जैसे हेडिंग है वैसे ही है इसमें, कुर्की का अवैध ना होना। ना होना ये कह रहा है कि अगर त्रुटि या गलती थी और उसकी वजह से अगर कुर्की वगैरह हो जाती तो कुर्की वगैरह अवैध नहीं होगी।
ये कहता है इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्रारूप के अभाव के कारण विधि विरुद्ध न समझी जाएगी जो समन समन दोष सिद्धि कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्रवाई में हुई है और ना उससे करने वाला कोई अधिकारी अतिचारी समझा जाएगा। जो कह रहा है कि अगर गलती से कोई त्रुटि, गलती से अगर किसी की संपत्ति की कोई कुर्की कर दी जाती है, त्रुटि कर दी जाती तो केवल इस कारण से वो त्रुटि जो कुर्की वगैरह की गई थी वो अवैध नहीं समझी जाएगी और ना ही वो अधिकारी वगैरह उसमें अतिचारी समझा जाएगा। मतलब कुर्की न्यायालय करते हैं, कुर्की का आदेश देते हैं, किसी भी प्रकरण पर न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया हो और अगर वो गलती से कुर्की का आदेश देता है तो वो कुर्की वगैरह जो है अवैध नहीं समझी जाएगी, ना ही उन अधिकारियों पर कुल मिला के कोई कार्रवाई होगी, उनको कोई अतिचारी वगैरह नहीं समझा। कौन से अधिकारी? जो कुर्की वगैरह कराते हैं। तो ये उनको एक तरीके से बचाव है। तो इसमें भी क्या कहता है, केवल सेक्शन याद रख सकते हैं कि धारा 466 में कहता है कि कुर्की वगैरह जो है अगर गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है और उसके अधीन अगर कोई कुर्की वगैरह की जाती है तो ऐसी कुर्की वगैरह जो है अवैध नहीं समझी जाती, गलत नहीं समझी जाती और जो कर्मचारी वगैरह जो कुर्की कराते हैं उनको भी अतिचारी नहीं माना जाएगा। ये था आपका अध्याय 35। इसके बाद जो है अध्याय 36 है। अध्याय 36 जो है ये परिसीमा काल से संबंधित जो है चैप्टर है। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन से संबंधित है। ये अध्याय भी याद रखना कि काय से संबंधित है, परिसीमा से ये पूछा जाता है। परिसीमा, परिसीमा मतलब लिमिटेशन से संबंधित अध्याय है। इसमें लिमिटेशन में बांधा गया है कि किस अपराध का विचारण कब करा जाएगा, कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा। तो चैप्टर का नाम पूछा जाता है कि परिसीमा से संबंधित जो अध्याय है सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर अध्याय में। इसके अलावा एक एक्ट भी होता है परिसीमा अधिनियम, है ना। तो दोनों में अब इनमें और उसमें क्या अंतर है? जब परिसीमा अधिनियम में तो यहाँ क्या अंतर है देखिए, हर, आप जानते हैं कार्रवाई करने के लिए एक समय अवधि होती है कि कौन सी कार्रवाई कितने समय के भीतर की जाती है, कि कोई आपको आवेदन करना है तो कितने दिन के भीतर कर सकते, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, है ना, ये अवधियां होती हैं। तो वो परिसीमा अधिनियम में वो सारी अवधियां दी रहती हैं कि आप कितनी अवधि के भीतर जो है किसी कार्रवाई को कर सकते हो। अलग से एक्ट ही है उसके लिए परिसीमा अधिनियम, तो उसके हिसाब से जो है आप बात दाखिल करते हो। ठीक है, जहां किसी एक्ट में पढ़ते हैं कि कोई स्पेशल अवधि अगर नहीं दी गई है तो फिर वहां पे परिसीमा अधिनियम लागू होता है। फिर परिसीमा अधिनियम के तहत जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बात, कौन सी कार्रवाई, कौन सी एप्लीकेशन कितने समय के भीतर दाखिल की जाएगी। ठीक है, अगर अवधि नहीं दी हो तो। लेकिन अगर किसी एक्ट में पर्टिकुलर अवधि दी है, जैसे ये दिया है, तो फिर इस अधिनियम के तहत जो है, जो अधिनियम में जो अवधि दी जाती है, बताई जाती है, उसके अनुसार जो है जो भी अपील कार्रवाई वगैरह होती है उनको दाखिल किया जाता है। और अन्य मामलों में जहां नहीं दिए वहां पे परिसीमा अधिनियम लागू होता है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 467, इसमें केवल परिभाषा है। ये कहता है इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है। ये 467 केवल परिभाषा है और 467 कहता है कि भाई 468 में जो परिसीमा काल है वो माना जाएगा इस अधिनियम के तहत परिसीमा काल। तो मुख्य रूप से कुल मिला के 468 जो धारा है वो इंपॉर्टेंट है, वही। तो 467 में तो खैर कुछ नहीं है, 467 में परिभाषा है। काय की परिभाषा? परिसीमा काल की। और क्या कहता है ये 467 की परिसीमा काल क्या हुआ? परिसीमा काल वो होगा जो 468 में दिया है, यानी सेक्शन 468 इसमें दिया है परिसीमा काल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन यही पूछा जाता है कि परिसीमा काल किस सेक्शन में दिए गए हैं? 468 में। 467 तो केवल ये कहता है कि जो 468 में बताया गया वही परिसीमा काल है। अब देखिए 468 कहता है परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। ये कहता है कि इस अधिनियम के तहत जो लिमिटेशन दिया गया है उसके बाद जो है किसी अपराध का जो है संज्ञान वगैरह नहीं लिया जाएगा। ये सीआरपीसी के लिए कहता है कि इस अधिनियम, इस धारा के अधीन जो परिसीमा काल दिया गया है उसके बाद कोई बात दाखिल नहीं किया जाएगा, कोई बात ग्रहण नहीं किया जाएगा, या कह लीजिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है जी, पहला कहता है। ये कहता है पहला, इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट
प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि जो उपवर्ग 2 अभी अपन पढ़ेंगे, तो कह रहा है 2 में जो परिसीमा काल दिया गया उसके बाद किसी बात को ग्रहण नहीं किया जाए। अब वो परिसीमा काल क्या है, 468(2), यानी 468(2) में क्या है, परिसीमा काल है। अब देखिए क्या परिसीमा काल है, ये थोड़ा देखना है, इसी को याद रखना है आपको। 6 माह होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय। 6 माह होगा यदि अपराध कैसा है, जुर्माने से दंडनीय। यदि अपराध, ये याद रखना है आपको, अपराध जुर्माने से दंडनीय है। ये क्या कह रहा है कि ऐसे अपराध जो केवल और केवल जुर्माने वाले अपराध हैं, जिसमें केवल जुर्माना होता है, ऐसे अपराधों के मामले में जो है आप कितने समय के भीतर जो है परिवाद दाखिल कर सकते हैं, 6 माह के भीतर। मतलब 6 माह हो गए और 6 माह से ज्यादा का समय हो जाएगा तो न्यायालय जो है परिवाद को दाखिल नहीं करेगा, कंप्लेन को दाखिल नहीं करेगा, जो भी आप करते हैं, है ना। तो 6 माह के बाद जो है मामले को दाखिल नहीं किया जाएगा। तो कैसे मामले जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, केवल उनमें जुर्माना होता है, तो उनके लिए परिसीमा काल क्या है, 6 माह। ये याद रखना है, जुर्माने वाले मामलों में 6 माह का परिसीमा काल है। 6 माह के बाद न्यायालय जो है, 6 माह के बाद आओगे तो न्यायालय आपका वाद ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है। बी देखिए, 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। ये कह रहा है 1 वर्ष से अनधिक, 1 वर्ष से अनधिक। अगर कोई एक ऐसा अपराध है जिसमें 1 वर्ष से अनधिक की सजा होती है, मतलब 1 वर्ष तक की सजा होती है, ऐसे अपराध के मामले में जो है आप वाद दाखिल कितनी अवधि तक कर सकते हो, 1 वर्ष, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें केवल 1 वर्ष तक की सजा होती है, तो ऐसे मामलों में जो है आप वाद दाखिल कितनी कर सकते हो, 1 वर्ष के भीतर भीतर कर सकते हो। तो इसमें 1 वर्ष अवधि है। ऐसे अपराध जहां 1 वर्ष की तक सजा होती है, उससे ज्यादा सजा का प्रोविजन नहीं है, या 6 माह की भी सजा होती हो, 3 माह की भी सजा होती हो, मतलब 1 वर्ष से अनधिक, मतलब 1 वर्ष के भीतर जितने भी मामले आते हैं कुल मिला के, चाहे 1 वर्ष सजा होती हो, चाहे 10 महीने सजा होती हो, चाहे 8 महीने सजा होती हो, चाहे 6 महीने सजा होती हो, अगर ऐसी सजा होती है तो उसमें आपको समय अवधि कितनी मिलेगी दाखिल करने के लिए, 1 वर्ष। उसमें आप दाखिल कर सकते हो किसी भी वाद वगैरह को कितने अवधि के भीतर, 1 वर्ष के भीतर दाखिल कर सकते हो। परिवाद वगैरह, कंप्लेन वगैरह कितने साल के भीतर, 1 साल के भीतर दाखिल कर सकते हो, जिसमें केवल 1 साल तक की सजा होती है। ये सजा वाले हैं, ये जुर्माना वाला, यहाँ केवल जुर्माना। तो जुर्माने के मामले में 6 माह, और जहाँ सजा होती है 1 साल तक की, वहां 1 साल। अब देखिए थोड़ा सा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी कहता है 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। ये क्या कह रहा है, यदि अपराध कितना, 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष से अनधिक, तो ऐसे मामले में परिसीमा काल क्या होगा, 3 वर्ष। 3 ही वर्ष है, 3 वर्ष। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहां अपराध 1 साल से ज्यादा का है, मतलब उसमें 1 साल से ज्यादा की सजा होती है, 1 साल से कम नहीं, 1 साल से ज्यादा की सजा होती है, और जो अधिकतम सजा है वो 3 वर्ष है, उससे ऊपर की सजा की बात नहीं कर रहा, केवल 3 साल तक की जिसमें सजा होती है। ऐसे मामलों में जो है परिसीमा काल कितना होगा, मतलब आप अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो कितने दिनों के भीतर कर सकते हैं, 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष के बाद आओगे तो न्यायालय जो है उसमें बाद में जो आपकी जो कार्रवाई करना चाहते हैं, परिवाद करना चाहते हैं, उसको ग्रहण नहीं करेगा। उदाहरण के लिए 1.5 साल की सजा होती है किसी मामले में, है ना, तो वहां भी कितना होगा, 3 साल। 2 साल की सजा होती है, वहां भी कितना होगा, 3 साल। 2.5 साल की सजा होती है, वहां भी कितना होगा, 3 साल। और जहां 3 साल की सजा होती है वहां भी 3 साल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल तक का लिए जो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 3 वर्ष से अधिक के मामलों में, 3 वर्ष से अधिक अधिक के मामलों में परिसीमा काल क्या होगा, सीमा काल क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है कि 3 वर्ष से अधिक के मामलों में परिसीमा काल क्या होगा। इसमें ऑप्शन यही दिए रहते हैं, 6 माह, 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, लोग लगा जाते हैं 1 से 3 वर्ष। तो 3 वर्ष
तक के मामलों में है 3 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक के मामलों में कोई परिसीमा काल नहीं होगा, कोई परिसीमा काल नहीं होगा। ये याद रखना है आपको, परिसीमा काल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, याद रखें 3 वर्ष से ऊपर के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है ना। इसमें लिमिट केवल 3 साल तक के जो अपराध हैं जहाँ 3 साल तक की सजा होती है उनके बारे में दे रखा है। अगर 3 वर्ष तक का अपराध है जहाँ 3 ही वर्ष तक की सजा हो सकती है, रुक गया, अगर 3 वर्ष तक का कोई अपराध है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा होती है तो वहां तो परिसीमा काल की बात लागू हो जाती है। लेकिन अगर 3 वर्ष से ऊपर का कोई मामला है तो उसमें कोई परिसीमा काल नहीं दिया है, तो वहां कोई परिसीमा काल की बात लागू नहीं होगी। अगर 3 साल से ऊपर की सजा है, 3.5, 4, 5 साल की सजा की बात करो तो वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है इसको। 3 साल तक तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जुर्माना है तो 6 माह हो जाएगा, 1 साल तक की सजा है तो 1 ही वर्ष हो जाएगा, है ना। अगर 6 माह की भी सजा है तो भी 1 ही साल रहेगा, क्योंकि वो 1 वर्ष के अंदर आती है ना। और अगर मान लीजिए 1 से ऊपर है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी भी है तो 3 वर्ष हो जाएगा परिसीमा, और 3 से ऊपर है तो कोई परिसीमा काल नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा क्लॉज क्या कहता है इसका। तीसरा क्लॉज कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जिसका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा जो यथास्थिति कठोरतर या कठोरतर दंड से दंडनीय। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो कोई 2 मैटर एक साथ, ऐसे कोई अपराध है जिनका एक साथ विचारण हो सकता है, एक साथ विचारण, एक साथ विचारण हो रहा है, कोई 2 मामले हैं और जिनका एक साथ विचारण होता है, मतलब इकट्ठा विचारण होता है। तो ऐसे मामलों में जो है कह रहा है कि परिसीमा काल का निर्धारण कैसे करेंगे, क्या मान के चलेंगे कि उसकी अधिकतम सजा कौन सी है। तो ये कह रहा है जो भी कठोरतम सजा होगी, कठोरतम दंड, कठोरतम 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 सजा, तो जो भी कठोरतम सजा हो दोनों में से किसी भी अपराध में, मान लीजिए एक में मान लीजिए आपकी 2 साल की सजा है, एक में 3 साल की सजा है, तो फिर क्या मानेंगे उसका परिसीमा काल, उसका 3 ही साल मानेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए एक में 6 माह की सजा है, एक में 3 साल, मतलब कुल मिला के दोनों में से जो भी बड़ी सजा होगी, जो भी कठोर सजा होगी, उसके आधार पर क्या लगा लिया जाएगा, उसके आधार पर उसका परिसीमा काल निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 अपराध हैं जिनका एक साथ विचारण होता है, एक साथ विचारण करा जाता है, तो ऐसे मामलों में जो अधिकतम सजा होगी उसके आधार पे जो है उसका परिसीमा काल निकाला जाएगा। अब ये कहता है कि भाई परिसीमा काल कब से प्रारंभ होता हो, कब से प्रारंभ होगा, 459 में। देखिए देखिए ये क्या कह रहा है कि परिसीमा काल जो है कब से प्रारंभ होता है। सेक्शन जो है आपका 459, कब से प्रारंभ माना जाएगा, प्रारंभ है ये, काय का प्रारंभ, ये लिखा है आपको परिसीमा काल का कि भाई कब से प्रारंभ माना जाएगा। देखिए इसमें पहला क्लॉज कहता है, 2 ही क्लॉज है, फिर ये पहले में ABC करके दिया है। पहला क्लॉज कहता है किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा काल, ये कह रहा है कि अपराधी के संबंध में, कोई अपराधी अगर है तो उसके संबंध में परिसीमा काल कब से माना जाएगा। पहला ए कहता है अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा, पहला कहता है ए अपराध की तारीख, अपराध की तारीख, क्या मतलब इसका, मतलब यह है कि जिस दिन उसने अपराध किया और जिस दिन उसका मामला रजिस्टर्ड हुआ या जिस दिन उसने अपराध किया उसी दिन से जो है परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जिस दिन आज उसने, अगर मान लो हत्या, आज अगर मान लीजिए कोई इसने अपराध किया है तो आज ही की तारीख से उसका जो है परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब वो किसी भी कैटेगरी में आए, 6 माह, 1 वर्ष या 3 वर्ष, जिसमें भी आए उसको उस अवधि के भीतर अपना बात दाखिल करना पड़ेगा। मतलब उसकी गिनती जो है आज से ही शुरू हो जाएगी, अगर आज अपराध करता है तो आज से ही गिनती शुरू हो जाएगी। पहला नियम है ये। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, वह उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है या जिसमें से वो पहले। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध हो गया लेकिन आज तक पता नहीं पड़ा, ना जिस व्यक्ति के खिलाफ हुआ है उसको नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता है, किसी को पता नहीं अपराध हुआ है, और जिस दिन वो पता पड़ता है, जिस दिन पता पड़ता है, जिस दिन पता पड़ता है
चाहे वो पुलिस को पड़े, चाहे किसी जो व्यक्ति के विरुद्ध हुआ उसको पता पड़े। जिस दिन पता पड़ता उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कहोगे आप ये क्या है, इसका उदाहरण उदाहरण ये है, मान लो आप आपके मान लीजिए ये आपके एक या दो शहर में घर है ना। मान लो एक शहर में घर आपका, ये यहाँ पे आप रहते हो, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ आप कभी कभी जाते हो, कोई नहीं है, ताला पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है आपका घर, है ना। अब आप तो यहाँ रह रहे हो, इस शहर में रह रहे हो, ए शहर में रह रहे हो, बी शहर में आपका घर एक और है, बंद पड़ा रहता है, कोई नहीं है वहाँ, आपको पता ही नहीं पड़ा वहां चोरी हो गई, है ना, आपको पता नहीं है अभी। अब आप जाओगे तब देखोगे ना, आप गए, आपको पता पड़ा, आपने घर का ताला खोला, पता पड़ा अरे चोरी हो गई। जिस दिन आपको पता पड़ा कि चोरी हो गई, उसी दिन से परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। या आपने जिस दिन पुलिस को सूचना दी या पुलिस वालों को पता, अब ये तो आपका उदाहरण है, पुलिस का हो सकता है कि पुलिस को नहीं पता, बाद में पुलिस को पता पड़ता है कि भाई अपराध हो गया कोई, पुलिस को पता पड़ता है, तो उस दिन से कुल मिला के जिस दिन से पता पड़ता है कि अपराध हुआ है, उस दिन से भी जो है, ये उन मामलों में जहां पता नहीं है कि पहले से अपराध हुआ या नहीं, तो जैसे ही पता पड़ता है उसी दिन से जो है अपराध का परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तो अपराधी ने अपराध किया, पता है तारीख, तो उसी दिन से चालू हो जाएगा। अगर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जब पता नहीं है, बाद में पता पड़ता है, तो जैसे ही बाद में पता पड़ता है, जिस तारीख से पता पड़ता है उसी तारीख से जो है परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाता है। ये उदाहरण है, कई हो सकते हैं, कई मामले ऐसे होते हैं जो बाद में पता पड़ता है कि अपराध हो गया है। तो जब से आपको पता पड़ेगा तभी से परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, जहां यह ज्ञात नहीं कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिनांक से प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इसमें से जो भी पहले हो। ये क्या कह रहा है, ये अपराधी का पता चलता है, का पता चलता है। अब ये क्या कैसा है, ये वैसे अपराध है कि आपके खिलाफ कोई अपराध हो गया, आपको पता है कि अपराध हुआ, आपको ये नहीं पता कि भाई कौन अपराध कर गया, अज्ञात अपराध होते हैं ना, तो ये अज्ञात अपराधों के बारे में बात कर रहा है। तो ये ऐसे मामलों में कब शुरू होता है, ऐसे मामलों में तब शुरू होता है जब वो प्रथम बार उस अपराधी का पता पड़ता है, चाहे पुलिस को पता पड़े चाहे आपको पता पड़े, किसी को भी पता पड़े, कुल मिला के पहली बार जिसको भी पता पड़ा, आपको पता पड़ा कि ए नाम के व्यक्ति ने जो है अपराध किया है, या आपसे पहले पुलिस को पता पड़ गया कि ए नाम के जो है अपराधी ने आपके खिलाफ जो है अपराध किया था, अज्ञात जो था, अब पता पड़ गया कि भाई इसने किया था, तो उसी दिन से, जिस दिन से पता पड़ा है वो व्यक्ति कौन था, उसी दिन से जो है परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी, जिसको पहले पता पड़े, चाहे आपको पता पड़े अपने सूत्रों से, चाहे पुलिस को पता पड़े, तो जिसको भी पहले पता पड़े, कुल मिला के उस दिन से जो है परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं, एक तो अपराध के जब हुआ उसी दिन से, दूसरा जिस दिन आपको पता पड़ता है कि अपराध हुआ उस दिन से, तीसरा अज्ञात अगर कोई अपराधी है, तो अज्ञात अगर अपराधी जिस दिन अपराधी के बारे में पता पड़ता है किसी भी तरीके से, तो उस दिन से जो है अपराध जो है चलना प्रारंभ, और उसका परिसीमा काल का चलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तीन तरीके हैं परिसीमा काल के, जिसके देखो कोई भी मामला हो, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा, तीनों में से किसी एक में आएगा ना, तो जैसा भी मामला हो उस हिसाब से उसका परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है, सब क्लॉज, उक्त अवधि की गणना संगणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी ऐसी संगणना की जानी। ये अब ये भी याद रखना, जब हम संगणना करते हैं मतलब गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, है ना, काउंटिंग, जैसे आज से आज अपराध हुआ, मान लीजिए आज की डेट में अगर अपराध हुआ है, तो ये कह रहा है कि काउंटिंग करेंगे, मान लो हमें एक साल की गणना करना है, या मान लो 3 वर्ष की गणना करना है, जो भी गणना करना है, या ये करना होगी या ये करना होगी, अब मान लो हमें ये काउंटिंग करना है, तो ये कह रहा है कि काउंटिंग करेंगे, अब अपने 3 साल जोड़ना है कि भाई कब तक कब हो रहे हैं, तो ये कह रहा है आज का दिन, आज से गणना करना है, तो आज का दिन आप नहीं जोड़ेंगे, है ना, यानी कब से करेंगे गणना, कल से, है ना, क्योंकि आज का तो निकल ही जाता है, तो आज के दिन को छोड़ के कल से गणना की जाएगी। ठीक है, गणना करेंगे तो कल से गिनेंगे, है ना, तो इसीलिए भी रहता है कि आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है, और अगर आप उसी दिन से करोगे गणना तो फिर थोड़ा कुल मिला के गड़बड़ हो जाती है। तो कुल मिला के ये कह रहा है आज का दिन, जैसे आज कोई अपराध हुआ तो आज का दिन नहीं गिना जाएगा, कल से उसको गणना करेंगे, जैसे आज जो भी तारीख है तो कल से उस कल जो भी तारीख है कल, उससे फिर उसको गणना की जाएगी। जब काउंटिंग करना हो, चाहे 1 वर्ष की करो, चाहे 3 वर्ष की करो, चाहे 6 महीने की करो, तो आज का दिन छोड़ दिया जाएगा, गणना करने में आज का दिन छोड़ दिया जाएगा, मतलब जिस दिन अपराध हुआ वो दिन छोड़ दिया जाएगा और अगले दिन से उसकी गणना की जाएगी, कुल मिला के एक दिन की छूट मिल जाएगी, बस ये समझ लीजिए। अब देखिए सेक्शन जो है 470,
470 कहता है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। ये कह रहा है समय का अपवर्जन, मतलब ये जो अपन इस गणना कर रहे हैं ना, अब ये गणना कर रहे हैं उसमें कुछ समय ऐसा है, अब ये मान लो 3 साल की गणना करना है, अब कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ कामों में निकल जाता है, तो उसमें से वो समय को निकालने की बात कह रहा है। उस समय को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, वो कह रहा है 470 में समय का अपवर्जन। देखिए, समय का अपवर्जन कैसा, अपवर्जन मतलब आपको 3 साल का, एक मान लो आपको 1 साल का समय मिला, अब 1 साल में पता पड़ा आपको 1 महीना तो लग गया, जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे उनकी फोटो कॉपी लेने में, या न्यायालय ने कॉपी नहीं मिली, तो क्या उसको काउंट करेंगे, उसको नहीं करेंगे। उसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नीचे बताई गई हैं। देखिए, पहला कहता है परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा है, परंतु ऐसा अभियोजन तब नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन नहीं उन्हीं तथ्यों से संबंधित ना हो और ऐसे न्यायालय में सद्भावना पूर्वक ना किया गया हो जो अधिकारिता में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो गलत न्यायालय में गलत तरीके से जो है सद्भावना पूर्वक कोई गलत न्यायालय में जो है वाद वगैरह चल गया, मतलब किसी व्यक्ति का जो वाद है या कार्रवाई है वो गलत न्यायालय में चालू हो गई, और वो भी गुड फेथ में, ऐसा नहीं कि जानबूझ के की हो, गलत न्यायालय में कार्रवाई चल गई। अब उस कार्रवाई में जितना समय लगा, अब गलत न्यायालय में कार्रवाई चल गई, पता पड़ा 2 महीने वहीं लग गए, और बाद में पता पड़ा रही ये तो गलत न्यायालय था, इसको तो अधिकार थी नहीं थी, और गलत इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई चल जाती तो उतना समय जो उस न्यायालय में लगा है, जो कार्रवाई में समाप्त हुआ है, उस समय को क्या कर दिया जाएगा, मान लो 1 साल गणना करना है तो उसमें से उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको जोड़ा नहीं जाएगा परिसीमा काल का गणना करने में, चाहे कोई से भी हो, तो उस समय को जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये तभी जब आपने गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक किया हो, जानबूझकर किया हो, कार्रवाई को डिले करने के लिए किया हो, तो फिर ये जो है अपवर्जन नहीं किया जाएगा। अगर आपने गुड फेथ में किया, मतलब आपको पता नहीं था, भूल बस गलती बस हो जाता है ना, क्योंकि गलत न्यायालय में बात चल गया, अब 2 महीना 3 महीना 6 महीना चल गया, तो फिर वो समय अवधि जो है निकाल दी जाएगी, जब गणना की जाएगी परिसीमा काल की तो वो अवधि को जोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा कहता है इसमें, जहां किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, वहां परिसीमा काल की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को उस दिन को जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया अपवर्जित कर दिया। अब ये कह रहा है कि न्यायालय द्वारा रोक दिया गया, मान लो न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, स्टे लगा देता ना, कई बार न्यायालय स्टे लगा दिया, न्यायालय ने व्यादेश दे दिया, अब मान लीजिए न्यायालय ने 1 महीने का व्यादेश दे दिया, रोक दिया बात को, कभी 1 महीने तक नहीं कर सकती, तो अब परिसीमा काल, देखिए परिसीमा का एक नियम होता है कि परिसीमा काल अगर एक बार चलना प्रारंभ कर दे तो वो कहते हैं कि वो किसी भी हालत में नहीं रुकता, किसी भी नियोक्ता से रुकता नहीं है, चलता रहता है निरंतर। तो हालांकि चलता तो रहता है लेकिन उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा, एक बार परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाता है तो नहीं रुकता, वो चलता रहता है। लेकिन अगर न्यायालय ने जो स्टे वगैरह ऑर्डर दे रखा है, मान लीजिए न्यायालय ने रोक लगा दी, कोई आदेश पारित कर दिया कि भाई नहीं होगी कार्रवाई, तो जितनी अवधि तक वो व्यादेश जारी बना रहता है, वो व्यादेश रहता है, उतनी अवधि का जो है समय की गणना नहीं की जाती, उसको काउंटिंग नहीं की जाती। या तो गलत, तो पहली बात गलत न्यायालय में बात हो गया दाखिल, या गलत न्यायालय में कार्रवाई दाखिल हो गई है तो उतने समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर न्यायालय के द्वारा कोई व्यादेश वगैरह जारी दिया किया गया है तो जितनी अवधि के लिए वो मामला रुका रहा है उतने समय को भी क्या कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है जहां किसी अपराधी के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है या जहां तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है, वहां परिसीमा काल की संगणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या यथास्थिति ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित किया जाएगा। ये क्या कह, ये कह रहा है कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ जब मामला दाखिल करना, मान लो कोई शासकीय सेवक है उसके खिलाफ कोई मामला दाखिल करना, तो नियम ये कहता है कि उसका भी जो भी प्राधिकारी हो या सरकार हो या राज्य हो या केंद्र हो, उससे पहले अनुमति ली जाएगी तब उसके खिलाफ मामला चलेगा ऐसे मामलों में। तो ऐसे मामलों में ये कह रहा है कि जितना अवधि उसकी अनुमति लेने के लिए ली गई, मतलब ली लगी है, जितना भी समय उसकी
खिलाफ अभियोजन करने के लिए, मामला चलाने के लिए लगा है, अनुमति लेने में लगा है, तो उतनी अवधि को भी जो है परिसीमा काल में से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मतलब अनुमति लेने में मान लो 15-20 दिन लग गए, तो वो 15-20 दिन की जो अवधि है वो आपकी जो है परिसीमा काल में उनको भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको भी जोड़ा नहीं जाएगा। स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए। अब चौथा कहता है इसमें, परिसीमा काल की संगणना करने में वह समय अवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी, पहला कहता है इसमें, भारत से या भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा है। ये कह रहा है कि भारत से ही अनुपस्थित रहा है, मतलब भारत में था ही नहीं, तो उतनी अवधि के लिए भी जो है मान लो फरार हो गया, भारत से बाहर है या किसी अन्य क्षेत्र में है, तो कुल मिला के भारत की अधिकार क्षेत्रता में नहीं आता है, भारत से परे चला गया, तो उतनी अवधि के लिए परिसीमा काल क्या रहेगा, उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बच रहा है या फरार हो जाता है, तो जितनी अवधि तक वो फरार रहता है, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाता है, उतनी अवधि का में भी जो है परिसीमा काल को क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया, ऐसा प्रोविजन इसलिए किया, ये तो सभी जानते होंगे भाई, सबको पता है कि बोले 3 साल तक बाद दाखिल होता है या 1 साल तक बाद दाखिल हो पाएगा, मतलब मामला दाखिल हो पाएगा, तो उसके बाद तो बोले मामला दाखिल होगा ही नहीं, परिसीमा निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते लोग वक्त, बोले 3 साल का है, बोले इसमें 3 साल फरारी काट लेते, बोले उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, बोले न्यायालय ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, ऐसा तो सभी बच जाते है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जितने समय तक जो फरारी रहेगा, गायब रहेगा, उतने समय को तो काउंट ही नहीं किया जाएगा, उतने समय को काउंट ही नहीं किया जाएगा, उतने समय को जोड़ा ही नहीं रह जाएगा, भले वो 3 साल बोल रहे, 4 साल बोल रहे, तो 4 साल की अवधि को भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो सब जानते हैं, सब चाहते हैं, उनको पता है कि बोले 3 साल अवधि है, 3 साल तक फरारी काट लो, उसके बाद आ जाएंगे सामने और फिर कहेंगे अब तो न्यायालय ग्रहण ही नहीं कर सकता, मामला खत्म। ऐसा नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं उतनी अवधि जितनी में भी वो फरारी वगैरह रही है, तो सारी अवधियां क्या कर दी जाएंगी, कुल मिला के माइनस वगैरह कर दी जाएंगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा बचा है। देखिए 471 कहता है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन, ये तो सेक्शन ही से इम्पोर्टेंट। 471 कहता है जिस दिन न्यायालय बंद हो उस दिन जो है समय का वो क्या कहते हैं, तारीख का ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लो न्यायालय बंद है, देखिए इसको पढ़ देते हैं, यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बंद है, तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। क्या मतलब कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि आज मान लो आज की डेट में आपका जो है लास्ट डेट है आपकी परिसीमा काल की, एक मिनट, परिसीमा काल की जो है आपकी लास्ट डेट है आपकी परिसीमा काल की, मतलब आज आपका पूरा जो है काउंटिंग पूरी हो रही है और आज ही आप गए लास्ट दिन पे। लोग लास्ट डेट की आदत होगी ना, तो लास्ट दिन पे जाते हैं, तो वही वाले लोग हैं ये लास्ट डेट पे गए, आज ही आज आज पता पड़ा आज हॉलीडे, आज हैवी हॉलीडे है ना, तो आज छुट्टी है, न्यायालय बंद है, आज ईद है, आज है ना, आज ईद है, आज बंद है न्यायालय, और इनका जो परिसीमा काल है वो भी आज ही के दिन क्या है पूरा हो रहा है। अब आज तो छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, कल वाल्मीकि जयंती, कल की भी छुट्टी है, तो मतलब अब लगातार 2 दिन न्यायालय बंद है और इनका परिसीमा काल आज ही खत्म हो रहा है। तो ये कह रहे भाई कब, इस तो कैसे जब बात, मतलब इनका तो फिर निकल ही जाएगा, न्यायालय की तो 2 दिन की छुट्टी है, आज भी है कल भी है छुट्टी, और इनका आज परिसीमा काल समाप्त हो रहा है, तो कब दाखिल कर सकते हैं, जिस दिन न्यायालय खुलेगा, यानी परसों जब न्यायालय खुलेगा तो जी क्या कर सकते हैं, परसों बाद दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आज की छुट्टी तो काउंट नहीं किया जाएगा, कल की छुट्टी है तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा, तो कुल मिलाकर जिस दिन न्यायालय खुलेगा यानी परसों जब न्यायालय खुलेगा उस दिन जी क्या कर सकते हैं, अपना वाद दाखिल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आज आखिरी दिन था, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो परसों जब खुलेगा न्यायालय उस दिन ये क्या कर सकते हैं, वाद दाखिल कर सकते हैं, ये कह रहा है। अब देखिए सेक्शन जो है आपका कुल मिला के जब भी न्यायालय खुले, अभी तो लगातार 2 दिन की छुट्टी है, तो परसों खुलेगा तो परसों ये बात दाखिल करेंगे। अब 472 देखिए, 472 कहता है चालू रहने वाले अपराध, ये कह रहा है निरंतर चालू, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो निरंतर चालू रहते हैं, कंटिन्यूस बने रहते हैं, तो उनमें परिसीमा काल का कैसे आप निर्धारण करेंगे। ये कहता है किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल उस समय से के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिस दौरान अपराध चालू रहता है, तो इसमें तो प्रत्येक क्षण अपराध जो है नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण,
क्या है, नया परिसीमा काल चालू हो जाता है यहाँ। अगर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस चलते हैं, लगातार चलने वाले जो अपराध हैं, उनमें प्रत्येक समय नया परिसीमा काल अपने आप चालू होता जाता है। तो जो आप, ये कौन से अपराध है जो लगातार चालू रहते हैं, जैसे कि आपके अपहरण। अपहरण का अपराध कैसा अपराध है, निरंतर चालू रहने वाला अपराध है। एक वो आपने यहाँ रखा, ए नामक स्थान पे रखा, फिर बी जगह पे ले गए, फिर सी जगह पे ले गए, तो ये कंटिन्यूस चलता है। यहाँ पे एक यहाँ अपराध हुआ, फिर यहाँ अलग अपराध हुआ, यहाँ अलग अपराध हुआ, यहाँ कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यहाँ यहाँ कुल मिला के यहाँ एक परिसीमा काल चालू है, फिर यहाँ से फिर नया, फिर नया, फिर नया, मतलब जैसे जैसे चलता जाएगा प्रत्येक क्षण उसमें नया जो है परिसीमा काल प्रारंभ होता रहेगा, है ना। जो कंटिन्यूस अपराधों के बारे में कहता है उसमें एक ही, लगभग एक ही अपराध है अपहरण जो है। अपहरण का अपराध कैसा है, कंटिन्यू चलने वाला। कंटिन्यू इसीलिए चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपहरण करता है, अगवा करता है, तो वो किसी एक जगह तो उसको रखता नहीं, छिपाता है, उसको कई जगह रखता है, हजारों जगह रखता है ना, जगह बदलता रहता है। जितनी बार जगह बदलेगा, जितनी जगह उसे ले जाएगा बार बार, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता रहेगा, तो वो प्रत्येक क्षण जो है उसका नया परिसीमा काल चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, उसका परिसीमा काल कंटिन्यूस चलेगा। अब देखिए सेक्शन जो कहता है 473। 473 क्या कहता है, 473 कहता है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। ये कहता है कुछ दिशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण, मतलब बढ़ा देना। कैसे, देखिए ये कहता है इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है, यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब के उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है, या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक। तो ये न्यायालय का देखिए क्या कह रहा है कि मान लो परिसीमा काल निकल गया था, और अगर सामने वाली पार्टी न्यायालय को ये साबित कर देती है कि उसकी उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा सिद्ध कर देती है और न्यायालय उसकी बात से अगर संतुष्ट हो जाता है, और न्यायालय को लगता है कि नहीं परिसीमा काल भले ही निकल गया, लेकिन अगर न्याय हित में उसको लगता है कि मामले को ग्रहण किया जाना चाहिए, तो वो मामले को ग्रहण कर सकता। तो ये भी बात याद रखें कि अगर परिसीमा काल समाप्त हो चुका है, निकल चुका है, और न्याय हित में अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी बात या कार्रवाई को ग्रहण किया जाना चाहिए, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस बात या कार्रवाई को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, वैसे इसमें 3-4 सेक्शन है, थोड़ा सा देखिए अध्याय 37 और देखिए छोटा सा है, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही देखना, कठिन है, लास्ट का है, कोई खास इसमें चीजें नहीं है। बस 474 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण, सेक्शन जो है 474, इसमें डायरेक्ट अपन देखेंगे। देखिए 474 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। ये कहता है जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता है, यदि उसके द्वारा मामले का विचारण किया जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर कुल मिला के जो हाईकोर्ट में जो मामले को विचारण किया जाता है, और अगर वो 407 के अधीन ना करके अन्यथा कोई मामला उसको ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करता है, तो किस प्रक्रिया का पालन करेगा, कुल मिला के वो सेशन न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करेगा। बस इतना याद रखना है कि जैसे सेशन न्यायालय उस मामले में प्रक्रिया का पालन करता, तो हाईकोर्ट भी जो है उसी प्रक्रिया का जो है पालन करेगा, कोई खास नहीं। बस इतना सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पूछा जा सकता है। 474 में क्या है, उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण है, और वो किस प्रक्रिया का पालन करेगा, सेशन न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाता है उसी प्रक्रिया का पालन हाईकोर्ट करेगा। अब देखिए 475, 475 कहता है सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। ये सेना के मामले में, इसमें कोई खास आपको पढ़ना नहीं है। ये कहता है अगर कोई अपराध ऐसा है जो सैनिक द्वारा किया जाता है, जो सेना के अधिकारी, कुछ सेना के जो सैनिक वगैरह है ना, अगर उनके द्वारा किया जाता है, तो उन मामलों में जो विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता, उनके अलग से जो है न्यायालय बने रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे जो व्यक्तियों को कहाँ सौंप दिया जाता है, उनके कमांड ऑफिसर को सौंप दिया जाता है, फिर उनका कोर्ट मार्शल होता है। कुल मिलाकर उनके जो कोर्ट अलग से कोर्ट होते हैं, हालांकि न्यायाधीश जज यही होते हैं, लेकिन कोर्ट अलग होते हैं, है ना, उनका विचारण अलग होता है। तो उनके कोर्ट होते हैं, वहां उनकी कोर्ट मार्शल की वगैरह की जो कार्रवाई होती है, सेना न्यायालय अलग से बनाए जाते हैं, तो उन न्यायालयों में ही उनका क्या होगा, विचारण होगा। ये देखिए एक बार देखने, केंद्र सरकार संहिता और सेना, खैर इसको नहीं पढ़ना आपको। तो ये कहता है कि इस न्यायालय जो है यूनिट वगैरह है, तो किन मिला के इनका जो विचारण है क्या किनके द्वारा किया जाएगा, जो सेना न्यायालय होते हैं उनके द्वारा, यूनिट सेना, बाकी इसमें 1 मिनट
कुछ नहीं, इसमें केवल इतना ही एक ही शब्द याद रखना है कि इनका जो है सेना न्यायालय में इनका विचारण होगा, सेना न्यायालय में। लेकिन जो सैनिक होते हैं, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी के अनुक्रम में, मतलब जब वो ड्यूटी पर थे उस अनुक्रम में अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनका जो विचारण है सेना न्यायालय के समक्ष किया जाता है। उनको कहाँ सौंप दिया जाएगा? उनके कमांडिंग ऑफिसर के पास सौंप दिया जाएगा, और उन्हीं के न्यायालय में जो है इनका विचारण वगैरह जो भी सजा वगैरह देना वही लोग देंगे इन्हें, है ना। तो इस सेना न्यायालय का अलग से है प्रोविजन। तो 475 बस इतना ही याद रखना है। 476 कहता है प्रारूप, प्रारूप या प्रारूप कहते हैं जिसे। ये कहता है संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो उसमें वर्णित संबंध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त होंगे। ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोफार्मे वगैरह होते हैं 227 क्या कहते हैं संविधान के अनुच्छेद जो है 227 के अनुच्छेद 227 के अधीन जो प्रारूप वगैरह दिए गए हैं, अगर उनको प्रयोग में लाया जाता है तो माना जाएगा कि जो प्रोफार्मे की बात कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जो पीछे प्रोफार्मे दिए गए हैं, एक आप जो सीआरपीसी खोलोगे पलटोगे तो प्रोफार्मा दिए गए हैं उसमें, और ये कह रहा है उनको परिवर्तनों सहित जो प्रयोग में लाया जा सकता है वो माना जाएगा कि इसके अनुसार जो है प्रोफार्मे जो है इस्तेमाल। प्रोफार्मे जमानत के, बंद पत्र के, बहुत सारे प्रोफार्मे दिए, आप उठा खोलोगे ना सेकंड पीछे अपन सीआरपीसी तो आपको प्रोफार्मे मिल जाएंगे। तो उन्हीं प्रोफार्मों के बारे में बात कह रहा है, और अगर उनमें किसी संशोधन वगैरह के साथ उपयोग में लाए जाते हैं तो वो लाए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। न्यायालयों में जो भी अपन कार्रवाई करते हैं ना तो एक प्रोफार्मा होता है, एक कि किस मैटर में किस तरीके से आपको देना है, तो पीछे आप देखोगे अगर अपने बैरेक में तो आपको वो प्रोफार्मे दिख जाएंगे। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसमें संशोधनों के साथ वो अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बारे में ये कहता है सेक्शन 477। ये कहता है उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। ये किसकी शक्ति है? हाई कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति। इसमें केवल सेक्शन याद रखना है। तो प्रत्येक हाईकोर्ट जो है अपनी रेगुलेशन, चूंकि जो क्या है प्रक्रिया विधि है, रूलिंग जो है, रूलिंग संबंधी जो भी नियम होते हैं वो हाईकोर्ट जो है राज्य सरकार की अनुमति से बना सकता है। किसकी अनुमति से? राज्य सरकार। अब आप कहोगे हाईकोर्ट भी नियम बिल्कुल बना सकता है क्योंकि पूरी रूलिंग है ना। तो जो भी रूलिंग है, जो भी दिशा निर्देश होते हैं न्यायालय में उठने बैठने, और जो पुण्य पड़ा है इसमें सारी चीजें, कैसे कार्रवाई होंगी, कैसे बातों को ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि जो रूलिंग वाली बातें हैं ना, तो इनसे संबंधित जो भी नियम है वो हाईकोर्ट बना सकता है। किसके परामर्श से? राज्य सरकार की अनुमति लेकर के वो ऐसे नियम बना सकता है। तो हाईकोर्ट भी जो है सीआरपीसी के तहत नियम बना सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट बनाता है कितने में? 477 के अधीन हाईकोर्ट बना सकता है। 478 देखिए सेक्शन, लेकिन बनाता तो है लेकिन मूल प्रोविजन में नहीं, जो रूलिंग वाले प्रोविजन है कि भाई न्यायालय कौन सा न्यायालय विचारण करेगा, कौन सा न्यायालय कैसे ग्रहण करेगा, वो सारे जो नियम है हाईकोर्ट बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी राज्य की। 478 कहता है कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की गति। ये थोड़ा याद रखें, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी जा सकती है, उससे संबंधित है। देखिए ये कहता है यदि किसी राज्य विधानमंडल संकल्प द्वारा ऐसा अनुज्ञा देती है जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचित न द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 108, 109, 110, 145 और 147 की किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। ये आपने देखा है कि जो 108, 109, 110, 145 वाली जो शक्तियां सीआरपीसी में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो शक्तियां कार्यपालक मजिस्ट्रेट से छीन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे सकती है। दे सकती है ऐसा नहीं कि देगी जरूरी है, देना चाहे सरकार को लगता है कि ये शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट से उठा के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को देने चाहिए, तो ये 478 कहता है कि शक्तियां वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है। ठीक है, तो हालांकि अभी फिलहाल में तो अपने यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। तो ये जो शक्तियां अपने यहाँ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही की हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार को कभी ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ठीक से काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उठाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां सौंप सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन? फर्स्ट क्लास।
और अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट से उठाकर वापस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी सौंप सकती है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी जा सकती हैं। ये कौन सी धारा कहती है? 478 कहती है। 479 देखिए क्या कहता है सेक्शन 479 कहता है वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो किसी मामले का विचारण वगैरह नहीं कर सकता। वो विचारण अगर वो करता भी, उस तरीके का विचारण अगर कोई व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो वो केवल विचारण तभी कर सकता है जब उसके ऊपर का जो मजिस्ट्रेट या तो उसको सूचित करेगा, उसके बाद वो अनुमति दे देता तो कर सकता, वैसे नहीं करता। ये लिखा है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले का जिसमें वह पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना जिसमें जिसमें उसे न्यायालय की अपील होती है ना तो विचारण करेगा, ना उसमें विचारण सुपुर्द करेगा और ना कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित किए गए निर्णय आदेश की अपील ही सुनेगा। तो ये कह रहा है कोई भी न्यायाधीश, चाहे उसमें पक्षकार हो खुद या उसमें कोई हित रखता हो, तो कुल मिला के उसका जो अपीली न्यायालय यानी उसका जो वरिष्ठ न्यायालय है उसके आदेश के सिवाय वो उस मामले में विचारण नहीं कर सकता। यहाँ उसका वरिष्ठ न्यायालय उससे कहता कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हो तो करेगा, अन्यथा वो उस मामले में विचारण नहीं करेगा, ना विचारण करेगा, ना कोई अपील वगैरह को ग्रहण करेगा और ना ही मामले को अंतरित करेगा। तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं कर सकता वो जब तक कि वरिष्ठ न्यायालय उसे प्राधिकृत ना करे। मोस्टली प्राधिकृत नहीं करते, अगर वो कोई मजिस्ट्रेट हितबद्ध होता है तो उसमें उसको प्राधिकृत नहीं किया जाता। हाँ कुछ मैटर ऐसा हो सकता है कि हितबद्ध है वो फिर भी मामले पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर उसके वरिष्ठ न्यायालय को लगता है यानी अपीली न्यायालय को लगता है तो वो प्राधिकृत कर सकता है। तो कुल मिला के अगर कोई मजिस्ट्रेट हितबद्ध है तो वो मामले का विचारण स्वयं नहीं करता। ठीक है, 480 देखिए सेक्शन 480 क्या कहता है। 480 कहता है विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना है। ये सिंपल सा नियम है। मान लो अगर हम आज किसी न्यायालय में जो है क्या कर रहे हैं वकालत, आज यहाँ के न्यायालय में वकालत करते हैं, कल के दिन हम जज बन जाते हैं, तो ये नियम ये कहता है कि जिस न्यायालय में आपने वकालत की है उस न्यायालय में आप जज बन करके नहीं बैठ सकते। एमपी में बने हैं कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जहां आपने प्रैक्टिस की है, जहां पे आप अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड रहे हैं, उस न्यायालय में जो है आपका ट्रांसफर कभी नहीं होगा, उस न्यायालय में आप जो है जज बन के नहीं बिठाने। उसका नियम सीधा सीधा है, उसका वजह सीधी सीधी है कि अगर आप उसी क्षेत्र के हैं, वहीं आपने काम किया है, तो हो सकता है कि अगर आपको वहां भेजा दिया जाए तो वहां के जो जजमेंट वो प्रभावित होंगे, आपके कई संबंध होंगे, कोई हो सकता है कोई आपसे गलत काम करा ले या आप किसी के हित में फेवर में काम कर दें, क्योंकि वहां आप सब लोगों को जानते हैं, वहां से निजी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए ये प्रोविजन किया गया है कि जहां आपने प्रैक्टिस की होगी, जहां पे आपने अधिवक्ता के रूप में काम किया होगा, वहां पे आप न्यायाधीश के रूप में उस न्यायालय में तो फिलहाल नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये कौन सा कहता है? 480। सेक्शन 481 क्या कहता है देखिए। 481 कहता है विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना। ये भी सिंपल है कि जब भी विक्रय होता है, कुर्की होती है, तो ये कहता है जो भी लोक सेवक है, जो भी लोक सेवक है, ऐसा नहीं कि कुर्की करा रहे हैं उनको पता बोले कुर्की हो गई तो ना तो खुद करेंगे ना उनके घर वाले या किसी दोस्त मित्र के द्वारा जो है उसमें भाग ले सकते हैं कुर्की में। तो मान लो कुर्की हो रहा है तो उसमें वो खुद बोली नहीं लगा सकता। कोई भी लोक सेवक जो उसमें कुर्की करा रहा है या कोई भी लोक सेवक है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें जो है कार्रवाई में कुर्की के लिए बोली नहीं लगा सकता, ना उसके घर वाले लगा सकते, ना प्रत्यक्ष रूप से लगा सकता, कुल मिला के ना अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगा सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया, अगर ऐसा होने लगे तो सभी लोक सेवक पहुंच जाएंगे और सभी खरीद लेंगे कुर्की में, है ना। तो वो लोग जो करवाते हैं लोक सेवक, वो उसमें खुद बोली नहीं लगा पाते किसी भी तरीके से। अब देखिए सेक्शन जो है 482, 482 क्या कहता है। 482 कहता है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, ये याद रखना, ये सेक्शन पूछा जाता है। अंतर्निहित शक्ति कौन की? हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति। देखिए अंतर्निहित शक्ति क्या होती है, पहले तो यही समझिए, दोनों में होता है। देखिए अंतर्निहित शक्ति का मतलब होता है कि जब संहिता में किसी मामले के बारे में कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं होता है, कोई प्रावधान नहीं होता है, तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्निहित शक्ति का मतलब होता है समायोजित शक्ति, ऐसी शक्ति जो खुद ब खुद माना जाता है कि न्यायालय में अंतर्निहित है, न्यायालय में समाहित है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वो तभी कर सकता है जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रोविजन ना हो। अगर मान लीजिए कोई मैटर ऐसा आ जाता है जिसमें संहिता में कोई प्रोविजन नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि उस मामले में जो न्यायालय है वो अपने विवेक से काम ले सकता है, अपने विवेक से कानून को देखते हुए, कानून को मद्देनजर रखते हुए वो उस मामले में अपना फैसला दे सकता है, निराकरण कर सकता है।
लेकिन ये कब, जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रोविजन ना हो तब। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वो कब करेगा, जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रोविजन ना हो तब। अगर संहिता में स्पष्ट प्रोविजन है तो वो इन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अंतर्निहित शक्ति का अर्थ होता है ऐसी शक्ति जो खुद ब खुद न्यायालय में समाहित होती है। लेकिन शर्त यही है कि इन शक्तियों का प्रयोग वो तभी करेगा जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रोविजन ना हो। अगर स्पष्ट प्रोविजन है तो वो इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अंतर्निहित शक्ति किसमें है, यहाँ 482 हाई कोर्ट में। पूछा जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्ति किसमें है। अंतर्निहित शक्ति जो है हाई कोर्ट में। क्योंकि ऐसी शक्ति दिया जाना इसलिए जरूरी है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि मान लो कुछ आ जाते हैं, कोई नए किस्म के मामले आ गए, नए तरीके के मामले आ गए, वो संहिता मौन है, संहिता में कोई प्रोविजन नहीं, तो फिर जो हाई कोर्ट है अपने अनुसार अपने निराकरण, अपने जो भी उसका ज्ञान है उसके अनुसार उस मामले को निपटा सकता है, निराकरण उसका कर सकता है। अब देखिए सेक्शन 483। 483 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण करने या निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का शक्ति। ये तो आप जानते हैं, निरीक्षण मतलब जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं इस स्टेट के, मान लो एमपी स्टेट में हम, इस स्टेट के जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं वो किसके अधीक्षण में रहते हैं, वो हाई कोर्ट के अधीक्षण में रहते हैं। मतलब हाई कोर्ट उनका समय समय पर निरीक्षण करता रहता है, मामले मंगाता रहता है, यहाँ तक कि ऑडिट भी करता रहता है। कभी कभी उनकी अपने अधिकारी कर्मचारी भेजता रहता है कि भाई कैसा काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है। कुल मिला के उनके मामलों को मंगाना, देखना, परखना, ये सब किसका काम है, हाई कोर्ट का काम है। तो ये किसके अधीक्षण में रहते हैं, जितने भी न्यायालय हैं, वरिष्ठ न्यायालय, ये सारे न्यायालय जो है हाई कोर्ट के अधीनस्थ रहते हैं। और हाई कोर्ट इनके मामलों का बार बार निरीक्षण कर सकता है, जितने बार जब चाहे वो तब उनका निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण का मतलब यही है कि निगरानी, एक तरीके से देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उन पर नजर रखता है, निगाहें रखता है कि ठीक से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये सारे जो न्यायालय हैं हाई कोर्ट से नीचे के, वो किसके अधीक्षण में रहते हैं, हाई कोर्ट के अधीक्षण में रहते हैं। देखिए 484 निरसन और व्यावृत्ति है। 484 में कुछ नहीं पढ़ना, ये निरसन और व्यावृत्ति है। ये कहता है दंड, इससे पहले जो दंड, कौन सी संहिता थी इससे पहले, दंड प्रक्रिया संहिता 1898। कौन सी थी ये याद रखना, 1898। इससे पहले कौन सी सीआरपीसी लागू थी, 1898। उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। हालांकि उससे पहले भी संहिताएं थी, कई संहिताएं बनी है, लेकिन इससे पहले 484 के तहत कौन सी संहिता को समाप्त किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 इसके द्वारा जो है समाप्त कर दी गई है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। ठीक, ये आपका जो हो गया है सीआरपीसी कंप्लीट। कल से अपन पढ़ेंगे एविडेंस। ठीक है, एविडेंस ही शुरू करेंगे कल से एविडेंस शुरू करेंगे। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया है ना। चलिए।